माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जब भी हम अपनी बाइसिकल को चलाते हैं तो हमारी क्या एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, है ना, मतलब अगर हम खाली भी बैठे हैं तब भी हमारी एनर्जी बराबर यूज़ होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने में एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, हमें जब बाहर से कोई भी मटेरियल की ज़रूरत होती है जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करती है, डेवलप करती है, हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, या फिर कोई अदर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो खाना हम खाते हैं। ठीक है, उसी खाने से हमें क्या प्रोटीन, न्यूट्रिशन, बाकी जितने भी न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, उसी खाने से। तो वो खाना क्या है? हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना खाना कैसे पाते हैं, है ना, उनको अपना खाना कैसे मिलता है। तो जो भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी मटेरियल से जो भी हमारी एनर्जी की जनरल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी उससे कहाँ से मिलेगी? किसी भी खाने से मिलेगी। ठीक है, किसी मटेरियल से मिलेगी। और वो उस मटेरियल को कैसे डिफरेंट वे से फुलफ़िल करता है। ठीक है, अपनी ज़रूरत को अलग अलग तरीके से पूरा करता है। तो देखो, ये जो फूड मटेरियल है वो जो फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है वो इनऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि वो कार्बन की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर की फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि कोई भी मटेरियल इनटेक कर रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ्स हो सकता है, जिसमें कि ग्रीन प्लांट भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज़ करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, ये ब्रोक डाउन होता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, मान लो जैसे ये एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इस बॉडी ने इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक करा। ये जब सब्सटेंस इनटेक हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या सिंपल सब्सटेंस में बदल गया। ठीक है, बॉडी के अंदर जाके, और फिर ये जो सिंपल सब्सटेंस है ये एनर्जी की फॉर्म में बदला और हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करने लगा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदलते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म, ये किसकी मदद से बदलते हैं? बायोकैटालिस्ट और एंजाइम्स। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर बायोकैटालिस्ट या फिर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदलते हैं। ठीक है, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनकी सर्वाइवल किस पर डिपेंड होती है? ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ठीक है, और जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर लिखा है कार्बन की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कब होती है? जब उसे अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फुलफिल करना हो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सभी अवेयर हैं क्योंकि हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, ये प्रोसेस क्या होती है जिसमें कि ऑटोट्रॉफ्स जो हैं बाहर से सब्सटेंस लेते हैं और उसको स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स कौन हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है। ये क्या करती है? CO2, है ना, वाटर यानी कि H2O, और CO2, वाटर एंड सनलाइट, है ना, और क्लोरोफिल, इन 4 चीज़ों की मदद से ही क्या करते हैं? बाहर से, मतलब इन 4 चीज़ों को रिएक्शन करके ये एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं जिसको हम स्टार्च कहते हैं। ये जो मटेरियल है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट में। और जो सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट भी बाहर से ही लेते हैं और क्लोरोफिल क्या प्लांट की लीव में प्रेजेंट रहती है। ये जो सनलाइट और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहता है ये कार्बोहाइड्रेट को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या एनर्जी प्रोवाइड कराती है प्लांट को। ठीक है, हमने पहले सेक्शन में ये पढ़ रखा है, पहले क्लासेस में ये पढ़ रखा है। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है ये
तुरंत ही स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब स्टार्च में नहीं बदल जाता, बल्कि इसके लिए कुछ इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत होती है प्लांट को। ठीक है, कुछ इंटरनल एनर्जी होती है जिनकी मदद से जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ठीक है, A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। यही सिचुएशन हमारी यानी कि होमोसेपियंस यानी ह्यूमंस की बॉडी में भी होती है। जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में जो एनर्जी है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। क्या, CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट 6C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है उन्होंने आपस में रिएक्शन करी, और उनके रिएक्शन को सपोर्ट किसने करा, क्लोरोफिल और सनलाइट ने। फिर उससे क्या बना, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज़ हुई और वाटर बना। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब एक्चुअली में क्या कौन सा इंसिडेंट अकर होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट। मान लो ये लीव्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है और बाहर क्या है, सनलाइट है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, बाहर से जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देती है। मतलब कि जो सनलाइट है, सनलाइट किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, और वो क्या करती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देती, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है। अब ये जो स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं ये अचानक से नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल जो डेजर्ट प्लांट है वो क्या, रात के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और दिन के टाइम में वो उस एनर्जी को क्लोरोफिल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के 4 कंपोनेंट है क्या, CO2, H2O, सनलाइट, ठीक है, और क्या, क्लोरोफिल। ये 4 कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन्हीं कंपोनेंट्स के बेस पर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें क्या, एक वेरीगेटेड लीव्स लेनी। वेरीगेटेड लीव्स कौन सी, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट या फिर क्रोटोन्स। ठीक है, और उन लीव्स को हमें 3 दिन तक अंधेरे में रखना है। ठीक है, अब अंधेरे में रखने से क्या होगा कि उस लीव्स के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट होगा वो सारा स्टार्च यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब उस लीव को क्या करना है, हमें उस प्लांट को 6 घंटे के लिए धूप में रखना है। ठीक है, फिर उस प्लांट में से एक लीव को प्लग कर लेना है, और उस लीव में हमें क्या करना है, जो भी ग्रीन एरिया, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन एरिया, इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद इसको कुछ मिनट के लिए बॉईल करना है वाटर में। ठीक है, वाटर में बॉईल करने के बाद इसको अल्कोहल में रखना है, एक बीकर में इमर्स करके अल्कोहल में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो अल्कोहल में डिप हुई लीव्स है इसको हमें फिर से बॉईल करना है। ठीक है, जब तक कि अल्कोहल इसकी बॉईल ना होने लगे। फिर हम क्या देखेंगे कि लीव का कलर कैसा हो चुका है और वो कलर ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन लेना है ना, और उसमें लीव को डिप करना है कुछ मिनट के लिए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो लीव के साथ रिएक्शन करेगा। लीव के साथ रिएक्शन करेगा मतलब कि लीव में प्रेजेंट स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा। फिर उसके बाद क्या हमें रिएक्शन देखने को मिली, तो देखो सबसे पहले लीव कैसी ग्रीन कलर की थी, इसमें जो क्लोरोफिल था। अब क्लोरोफिल का जो स्टार्च है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन ने किसके साथ रिएक्शन करी, आयोडीन ने रिएक्शन करी किसके साथ, स्टार्च के साथ। स्टार्च के साथ रिएक्शन करने के बाद इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू, है ना, ब्लू या फिर ब्लैक कलर हो गया। आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है वो कैसे कलर की हो जाती है, ब्लू या फिर ब्लैक। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्लोरोफिल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। इवन क्लोरोफिल ही नहीं, जो 4 कंपोनेंट CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड वाटर, ये चारों ही सनलाइट, ये चारों ही कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने क्लास 9 में पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, ये रहा स्टोमेटा यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखो स्टोमेटा के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की जो मतलब जो लीफ होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये जो पोर्स हैं जो ये गैस का एक्सचेंज कराते हैं लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। लेकिन कभी कभी क्या होता है गैसेस एक्सचेंज के दौरान, ये गैस एक्सचेंज किस में होता है, स्टीम, रूट और लीव्स में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो गैस का एक्सचेंज होता है, जैसे CO2 इन्होंने इनटेक करी और O2 बाहर आउटटेक करी। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि जो वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लूज़ हो जाता है। इसलिए जो स्टोमेटा है वो अपने पोर्स को तभी ओपन करती है जब उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करना हो और CO2 को इनटेक करना हो। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्स ऑफ फंक्शन इज गार्ड सेल। जो स्टोमेटा के पोर्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, इसका फंक्शन कौन प्रेजेंट करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल यहाँ पर दी गई है, इनको गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो किडनी बीन्स की शेप में है, जो गार्ड सेल रहती हैं जब उनके अंदर वाटर फ्लो करता है तो वो स्वेल हो जाती हैं। लेकिन जब इनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी दी गई है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम साइज़ के, उनको डार्क रूम में रखना है 3 डेज़ के लिए। ठीक है, हर एक प्लांट पर एक ग्लास प्लेट लगा देनी है। एक प्लांट में ग्लास प्लेट के अंदर क्या रखना है, हमें एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जितनी भी CO2 है उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, दोनों जार्स को सेपरेट अलग अलग रख लेना है। अब हमें क्या करना है, इस जार की बॉटम पे क्या वैसलीन लगा देनी है ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए और इसके अंदर एक लाइट भी पास ना हो। ठीक है, अब इन प्लांट को 2-2 घंटे के लिए हमें क्या करना है, सनलाइट में रखना है और हर एक प्लांट की लीफ को हमें प्लग करना और उसके अंदर देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो जिसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, है ना, उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, और जिसके अंदर हम नहीं रखेंगे उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो जिसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखेंगे उसमें तो CO2 प्रॉपर प्लांट को मिलेगी, और जिसमें हम रखेंगे उसमें CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और स्टार्च नहीं बन पाएगा। तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंपोनेंट है, CO2, H2O, वाटर, सनलाइट, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको खुद ही फुलफ़िल करते हैं। वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं, अपनी फुलफिलमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, जो कि उनकी रूट से मिलता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये कहाँ से लेते हैं, ये भी सॉइल से मिलता है उन्हें। जो नाइट्रोजन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स होता है इसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, और जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, इन्हें बैक्टीरिया से मिलते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।